हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका जेड क्लास 10th वाला में। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर छठा जनन को देखेंगे। बुक से इसमें जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन या फिर इनमें से सभी? तो अलैंगिक जनन की विधि विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है और बीजाणु जनन भी होता है। तो एक का आंसर हमारा डी होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में निकलती है, विखंडन में निकलती है या फिर अपखंडन में निकलती है या फिर बीजाणु जनन में निकलती है? तो मुकुलन में हमारा निकलता है कि जनक में बढ़ाया रहती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में निकलती है या विखंडन में निकलती है या फिर अपखंडन में निकलती है या फिर बीजाणु जनन में निकलती है? तो जनन में जनक के शरीर से कलिका मुकुलन में निकलती है। दूसरा का ए आंसर होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है? दलपुंज पाया जाता है, बाह्य दलपुंज पाया जाता है या फिर परागकण पाया जाता है या फिर स्त्री केशर पाया जाता है? तो पराग कोश में परागकण पाया जाता है। पराग कोश में परागकण पाया जाता है। तीसरा का आंसर सी होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि स्त्री केशर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केशर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? क्या वर्तिका कहते हैं या अंडाशय कहते हैं या फिर वर्तिकाग्र कहते हैं या फिर पुष्पाशन कहते हैं? तो स्त्री केशर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। चौथा का बी आंसर होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? क्या वर्तिका कहते हैं या फिर परागकोश कहते हैं या फिर वर्तिकाग्र कहते हैं? और डी में रखते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। पांचवा का बी आंसर होता है। छठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, यस्ट में या फिर पुष्पी पादप एवं जंतुओं में या इनमें से कोई नहीं? तो निषेचन की क्रिया हमारा पुष्पी पादप और जंतुओं में होता है। छठा का सी आंसर होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय दीवारें बनाती है। क्या फूल, फल या बीज या फिर भ्रूण? तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय फल बनाती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय क्या बनाती है? फल बनाती है। सातवां का आंसर हमारा बी होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती हैं? क्या फल बनाती है या फिर बीज बनाती है या फिर बीजावरण बनाती है या फिर भ्रूण बनाती है? तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर हमारा बीजावरण बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर के क्या बनाती है? बीजावरण बनाती है। आठवां का हमारा सी आंसर होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन सा सिर्फ पुरुष जननांग में पाया जाता है? फिलोपियन नलिका पाया जाता है या फिर लेविया माइनोरा पाया जाता है या शुक्रवाहिका पाया जाता है या फिर परिपक्व पुटक पाया जाता है? तो सिर्फ पुरुष जननांग में हमारा शुक्रवाहिका पाया जाता है। 9वां का सी आंसर होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। क्या बनता है? जायकोट बनता है या अंडाणु बनता है या शुक्राणु बनता है या फिर वीर्य पराग नली बनता है? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से जायकोट बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? तो जायकोट बनता है। 10वां का आंसर हमारा ए होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि स्त्रियां के मासिक चक्रण में एक परिपक्व अंडाणु
स्त्रियां के मासिक चक्रण में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? किस दिन बाहर निकलता है? 28वें दिन निकलता है, 14वें दिन निकलता है, या फिर 20वें दिन निकलता है, या फिर 30वें दिन निकलता है? तो स्त्री के मासिक चक्रण में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन बाहर निकलता है? तो 14वें दिन निकलता है। 11 का हमारा बी आंसर होता है। 12 वाला क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, यानी जनन से कौन सा रोग नहीं होता है? क्या एड्स नहीं होता है, या फिर गोनोरिया नहीं होता है, या फिर सिल्फिस नहीं होता है, या फिर टाइफॉइड नहीं होता है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग टाइफाइड नहीं होता है। 12 का डी आंसर होता है। यहाँ पे ये क्लास समाप्त हुआ। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।